गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर हम सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको सारा सिलेबस इसका बता दिया था। आज से हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे माइक्रो, मैक्रो, है ना, इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो माइक्रो में क्या आएंगे, जैसे जीवन में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आदि जैसे विभिन्न जटिल निर्जीव रासायनिक अणु होते हैं। क्या होता है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए से, ठीक है। आदि पॉलीसेकेराइड्स आदि जैसे विभिन्न जटिल निर्जीव रासायनिक अणु होते हैं, जैसे कि ई कोलाई मतलब इश्चेरिचिया कोलाई। कैसा है ये, एक कोशिकीय जीवाणु में इसमें लगभग 6000 प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। और मानव जैसे जटिल, ठीक है, मतलब जो एक कोशिकीय है ना, यूनिसेल्युलर जो है, उसमें लगभग कितने प्रकार के ये अणु हैं, ये हैं लगभग 6000 प्रकार के, ठीक है। लेकिन यदि एक हम कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सिस्टम को देखें तो उसमें कितने होंगे, लगभग 1 लाख प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ को पहचाना जा सकता है और कुछ को पहचाना नहीं जा सकता, ठीक। तो कुछ ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स या फिर जटिल जैव अणु। क्या होते हैं, जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और मोनोसेकेराइड जैसे छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक, क्रमशः प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड जैसे जटिल जैव अणु बनाने के लिए मोनोमेरिक इकाइयाँ या बिल्डिंग ब्लॉक्स और पॉलीमराइज के रूप में कार्य करते हैं। अब जैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जटिल जैव अणु जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। एमिनो एसिड है, ये क्या है, ये छोटे छोटे हैं, है ना। अब न्यूक्लियोटाइड और मोनोसेकेराइड, ये जो सब क्या हैं, ये छोटे कार्बनिक यौगिक है ना। ये सब क्या करते हैं, आपस में जुड़कर, जैसे एमिनो एसिड है तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड है वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, है ना, डीएनए और आरएनए। और इसी तरह से ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये आपस में और जुड़कर, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ये जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल जैव अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जैव अणु यानी जो इम्पॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसके उदाहरण जो है आगे यहाँ पर दिए हुए हैं। ये टेबल मैं आपको उसमें सेंड कर दूँगी। इसके बाद जटिल जैव अणु जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। अब देखो प्रोटीन जटिल कैसे हो गया, क्योंकि ये सिंपल अणु कौन से थे, एमिनो एसिड जैसे, है ना। तो एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना। इसी तरह से फैटी एसिड से मिलकर लिपिड बना, है ना। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना। और मोनोसेकेराइड से मिलकर पॉलीसेकेराइड्स ये बने। तो इस तरह से क्या हुआ कि छोटे छोटे जो अणु हैं वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, जटिल जैव अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो जटिल जैव अणु जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड एक साथ अति अणु संरचना जैसे जीवित झिल्ली बनाते हैं। अब ये जब सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एक मेम्ब्रेन के समान संरचना बनाती हैं। इस तरह के अति अणु असेंबलियों को आनुवंशिक सामग्री, अंगों, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और अंततः एक पूरे जीव में व्यवस्थित किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर के क्या बना रही हैं, जैसे कि ये सब आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे
ऑर्गन और बाद में कि क्या ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो क्या बन जाएगा एक पूरा जीव बन जाएगा, एक पूरा सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं लगभग 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 5 तक इतने प्रकार के अणु एक जीवित कोशिका में उपस्थित होते हैं। मतलब यदि हम एक लिविंग सेल को देखें तो उसमें हमें लगभग इतने प्रकार के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे और इन्हें इस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है। किसी को हमने माइक्रो में डिवाइड कर देंगे, कुछ मैक्रो होंगे और कुछ कैसे होंगे, सुपर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम देखें वो क्या क्या हैं, जैसे एमिनो एसिड है ना, फैट या फैटी एसिड और एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आ जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वसा जब आपस में जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। इसी तरह से हमने देखा था कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोमेरिक जो यूनिट्स होती हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं। ठीक है, पॉली का मतलब हो जाता है बहुत सारा, मोनो का मतलब हो जाता है सिंपल एक। ठीक, उसी की तरह फिर दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी हमने देखा माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से थे, जैसे कि एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स। ठीक है, अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स यूनिट, यानी जो सिंपल एक एक यूनिट हैं, इन ये जब आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। जैसे 1,00,000 इकाइयों के बहुलीकरण का मतलब क्या हो गया, उनके बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाने से के द्वारा निर्मित, जैसे डीएनए, प्रोटीन आदि। इस तरह से क्या बनेगा, जब ये सिंगल जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ेंगे तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है सुपर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये किसी भी ऑर्गन का, टिश्यू का, क्रोमोसोम का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस तरह से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, सेल्स का, टिश्यू, ये सब बनाते हैं और फाइनली क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में माइक्रोमोलिक्यूल, ये क्या होते हैं। सूक्ष्म अणु एक जीवित कोशिका के साइटोसोल में उपस्थित छोटे कार्बनिक अणु होते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, ये हमने अभी पहले पढ़ा। तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और किस रूप में होते हैं, कार्बनिक अणु के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। एक कोशिका में, मतलब एक सेल के अंदर, हमारी बॉडी कितने असंख्य सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो एक कोशिका, यदि हम सिर्फ एक कोशिका को देखें तो उसमें इन अणुओं की या इन मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होती है लगभग कितनी है, 100 से 200, 100 to 200 होती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर और उनके फास्फोरिलेटेड डेरिवेटिव्स, और कई मोनो, डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था। इनमें से अधिकांश अणु जल में घुलनशील, ध्रुवीय या आवेशित होते हैं और माइक्रोमोलर से मिलीमोलर सांद्रता में उपस्थित होते हैं। आगे हम देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोसोल में उपस्थित होती है सेल की, है ना, लिविंग सेल के साइटोसोल में क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। किस रूप में होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल और मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित होते हैं। एक सेल में लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, 100 to 200 होती है। ठीक है, और नॉर्मली ये क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे हमसे कोई पूछता है कि क्या होते हैं तो हम उनको आसानी से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एमिनो एसिड, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। आगे देखें, महत्वपूर्ण पथों में मुख्य चयापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जो मेन जो मेटाबॉलिक ऑफ पथवे में जो यूज़ होती है
उसमें क्या होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है ना, अब हमने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारे हम उसमें पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है, इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है, वो कहाँ तक जाता है, ये पायरुविक एसिड तक बनाता है। सभी जीवों में उपस्थित होते हैं। जो मेटाबॉलिक की क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रेजेंट होता है। इन मेटाबॉलिक और पथवे को विकास के दौरान संरक्षित किया जाता है। जब इसमें ये साइकिल जब चल रहा होता है और इस प्रोसेस से जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसको क्या कर लेते हैं, उस समय हम कंजर्व कर लेते हैं या फिर संरक्षित कर लेते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में कुछ यौगिकों की सार्वभौमिकता एक ही उत्पत्ति और चयापचय यानी मेटाबॉलिक पथवे के विकास संरक्षण को दिखा रही है, जो शुरुआती कोशिकाओं में विकसित हुए थे। मतलब इस चीज़ से ये क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ अणु, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जो कुछ प्रकार की कोशिकाओं या जीवों के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, प्लांट्स में कुछ विशिष्ट छोटे अणु होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है, जैसे जो पौधे में विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गई, जिसमें क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संरक्षण होगा, उनका सिंथेसिस होगा, ठीक है, और उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक, इसके बाद में फिर जैसे कि प्लांट्स हैं, इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका किस तरह से उपयोग करते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के रूप में काम वो करते हैं। जैसे दी गई कोशिका में छोटे अणुओं के संग्रह का कोशिका का उपापचयी कहा जाता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो छोटे या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कलेक्ट करने से, है ना, उनके संग्रह से क्या होता है, कोशिका का मेटाबॉलिज्म होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, जो कोशिका के अंदर एंजाइमों और सक्रिय मेटाबॉलिज्म मार्गों की पूर्वानुमान करने में मदद करते हैं। मतलब वो उसके मार्गों को क्लियर करते हैं और उसको निश्चित करते हैं। इसके बाद है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये क्या होते हैं, माइक्रो समझ में आ गया, छोटे छोटे कण जो हैं वो माइक्रो हैं। अब क्या हो जाएगा, अब वहाँ पर हमने देखा था कि इनका जो भार था, है ना, यूनिट जो थी, ये कहाँ तक होती है, आणविक भार क्या था, पहले माइक्रो में था 10⁴ से लेके 5 तक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 10⁴ से लेकर 10⁻12 तक होगा इनका मॉलिक्यूलर वेट। तब ये क्या होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये काफ़ी, मतलब ये जो है आणविक भार इनका कितना होता है, माइक्रोमोलिक्यूल से अधिक होता है। और ये कई एकलक इकाइयों, यानी क्या हुआ, मतलब मोनोमर्स यूनिट्स जो होती हैं उनके जुड़ने से, उनके पॉलीमराइजेशन से इनका निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, है ना, अब ये किससे बन रहा है, मोनोसेकेराइड्स की जुड़ने से बन रहा है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड्स क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपस में जब जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे, है ना। प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बनाया है कि जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। लिपिड बसीय अम्ल के बहुलीकरण द्वारा बनता है। ये भी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ये आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, लिपिड का निर्माण करते हैं। इसी तरह से डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो होती हैं उनके जुड़ने से डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक पॉलीमर में मोनोमर्स यूनिट्स की संख्या दसों से लाखों तक भिन्न हो सकती है। मतलब इनकी जो पॉलीमर्स जो जुड़ रहे हैं वो इनकी संख्या 10 से लेकर लाख तक हो सकती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस एक अत्यधिक ऊर्जावान प्रतिक्रिया है। कैसी है, हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स स्वयं को अति अणु बनाने के लिए, मतलब खुद को सुपर मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं या जुड़ते जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं।
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी भी मैं एक टेबल है जो आपको इस पर सेंड कर दूंगी। तो ये हुए हमारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।